हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमारा कहता है मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देखो, जब भी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो आप ये चेक करना कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है या रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। सेकेंड स्टेप जो आपको देखना है, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, सबसे पहले आपको रूल बना लेना, जब भी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आए आपको ये चीज चेक करनी है। फर्स्ट सबसे पहले देखना है फॉरवर्ड चार्ज आएगा या रिवर्स चार्ज आएगा। सेकंड देखना है गुड्स है या सर्विसेज है, ये देखना है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है मेंशन है। इट हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है गुड्स वर सप्लाइड ऑन 3rd अक्टूबर, इनवॉइस वर इशूड ऑन 5th अक्टूबर एंड पेमेंट रिसीव्ड ऑन 9th अक्टूबर। ओके जी, अब यहाँ पे हमारी सप्लाई किसकी है, गुड्स की है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गुड्स। अब हमने पढ़ा था जब भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई देखना होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इनवॉइस है वो हमारा टाइम पे इशू है या इनवॉइस हमारा लेट इशू है। इनवॉइस हमारा टाइम पे इशू हो गया या इनवॉइस हमारा लेट इशू है। अगर इनवॉइस हमारा टाइम पे इशू होता है तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इनवॉइस डेट को ही मान लेते हैं। इनवॉइस डेट को ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। लेकिन अगर हमारा इनवॉइस लेट इशू होता है तो उस केस में जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, आइडियली जिस दिन इशू हो जाना चाहिए था, उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। ठीक है, अब इस केस में पता कैसे लगेगा कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या इनवॉइस लेट इशू हुआ है। गुड्स के केस में मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो उस केस में ऑन और बिफोर रिमूवल, जिस दिन भी आपकी रिमूवल हो रही है उस दिन से पहले आपके इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इस केस में जो हमारा गुड्स है वो सप्लाई हो रहे हैं 3rd अक्टूबर को, मतलब 3rd अक्टूबर को सप्लाई हो गए हैं, तो आइडियली 3rd अक्टूबर या 3rd अक्टूबर से पहले हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। लेकिन इनवॉइस हमारा इशू कब हुआ है, इनवॉइस हमारा 5th अक्टूबर को इशू हुआ है। इसका मतलब इनवॉइस हमारा लेट इशू हुआ है। इनवॉइस लेट इशू होता है तो उस केस में जिस दिन आइडियली इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उस डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो आइडियली हमारे अकॉर्डिंग हमारा इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था, 3rd अक्टूबर को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है इस केस में आपका 3rd अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स का कुछ था इसके अंदर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट को कंपेयर करने लग जाते हैं। भैया टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको निकालना है फॉरवर्ड चार्ज में और गुड्स के लिए तो कभी भी पेमेंट डेट का रेलेवेंस आता ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इनवॉइस टाइम पे इशू है, इनवॉइस लेट इशू है। इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो भैया जो इनवॉइस डेट है उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, बात खत्म। अगर इनवॉइस लेट इशू हुआ है तो आइडियली जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उसे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, सिंपल। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ है, ऑन और बिफोर रिमूवल, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर रिमूवल आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। यहाँ पे इनवॉइस सप्लाई, वो सॉरी गुड्स हमारे सप्लाई हो गए 3rd अक्टूबर को, लेकिन हमारा इनवॉइस 5th अक्टूबर को इशू हुआ है, इससे पता लगता है हमारा इनवॉइस लेट इशू है। तो हमारा टाइम सप्लाई क्या हो गया, 3rd अक्टूबर। आंसर एक बार देख लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या है, 3rd अक्टूबर। ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है, एक बार आप रीड करके अपने आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडर्न सिक्योरिटीज कंपनी प्रोवाइड सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. In one of the cases, it tested a batch of devices on 4th and 5th September. ठीक है, but could not raise the invoice till 19th November because of some dispute about the condition of the device on the return. The payment was made in December. ठीक है, what is the method of fixing the time of supply of the services? अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें क्या देखना है कि फॉरवर्ड चार्ज आएगा या रिवर्स चार्ज आएगा। सर्विस कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेस्टिंग की सर्विस है। हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उसमें हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि ये वाली सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है, हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कि यहाँ पे जो है सर्विसेज दी गई है, ये क्लियरली मेंशन है सर्विसेज दी गई है। तो फर्स्ट हमने देख लिया फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है एंड सेकंड हमारी सर्विसेज है। अब हमें पता है जब भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज देखना होता है तो उसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया हमारा जो इनवॉइस है वो टाइम पे इशू हुआ है
या इनवॉइस हमारा लेट इशू हुआ है। ठीक है, इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या इनवॉइस लेट इशू है। इनवॉइस हमारा इशू है 19 नवंबर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज कब तक इशू हो जाना चाहिए, जिस दिन भी आपकी सर्विस कंप्लीट होती है। जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट होती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपका इनवॉइस इशू हो जाता है तो माना जाता है इनवॉइस टाइम पे इशू है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 45 डेज दिए जाते हैं। ये प्रोविजन हमने पढ़ा था। अब इस केस में जो है हमारी सर्विस जो कंप्लीट हुई है वो ये 5 सितंबर को, और इनवॉइस हमारा 19 नवंबर को इशू हुआ है। मतलब देखो 5 सितंबर को हमारी सर्विस कंप्लीट हुई है, तो देखा जाए तो आइडियली 5 अक्टूबर तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन इनवॉइस इशू हुआ है हमारा 19 नवंबर को। मतलब इनवॉइस हमारा लेट इशू हुआ है। अब जब भी हमारा इनवॉइस लेट इशू होता है तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो 2 डेट्स को कंपेयर किया जाता है, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है वो वाली डेट, या फिर जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हुई है वो वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है दिसंबर की है, और जो हमारी सर्विस कंप्लीट डेट है वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर और दिसंबर विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या है, 5 सितंबर इज अर्लियर, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 5 सितंबर। ठीक है, देखो बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो पहले क्लियरली समझते नहीं है कि फॉरवर्ड चार्ज आएगा या रिवर्स चार्ज आएगा, सर्विस है या गुड है। अगर आप ये दोनों क्लासिफिकेशन कर लोगे आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर में यहाँ पे लिखा है देखो 5 सितंबर जो है हमारा जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हमने पढ़ा था जब भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो हम 3 डेट्स कंपेयर करते हैं। सबसे पहली डेट होती है या तो हमें गुड्स रिसीव हो गए वो वाली डेट, सेकेंड डेट हमने पेमेंट कर दी, थर्ड डेट होती है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। कौन कौन सी, या तो हमने पेमेंट हमें गुड्स रिसीव हो गए या हमने पेमेंट कर दी, या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। ठीक है, या तो हमें गुड्स रिसीव हो गए हमने पेमेंट कर दी, या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डे, मतलब जो 31st डे होगा विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मील कूपन्स आर सोल्ड टू द कंपनी ऑन 9th August फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर द सेड कंपनी। The coupon were valid for 6 months and can be used against the purchase of food items. The employees used them in various stores for purchase of various edible items on the different dates throughout the 6 months. What is the date of supply of coupon? ओके हमने पढ़ा था जब भी हमें ऐसे कोई वाउचर्स मिलते हैं, हमें ऐसे कोई कूपन्स मिलते हैं, तो अगर जिस दिन हमें वो कूपन मिला है उसी दिन पता है कि भैया इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली आप क्या रिडीम कर सकते हो, तो इशू डेट को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। लेकिन उस टाइम आपको पता नहीं है कि भैया इसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें रिडीम हो सकती है, मल्टीपल चीजें रिडीम हो सकती है। तो जिस दिन एक्चुअल में उसे रिडीम कराया जाता है, जिस दिन उस कूपन को रिडीम कराते हैं उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो इस केस में क्या है, जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें मील कूपन्स दिए गए हैं और उन्होंने क्या करा है, एम्प्लॉयज ने बहुत अलग अलग स्टोर्स पे अलग अलग चीजें परचेज करी हैं उनके अगेंस्ट। तो देखा जाए तो जब ये कूपन्स दिए गए थे उस टाइम नहीं पता था कि एग्जैक्टली एम्प्लॉय क्या लेगा, बाद में पता लगा है जब उन्होंने रिडीम करा है तब पता लगा है क्या लिया है उन्होंने एग्जैक्टली। तो इस केस में जो रिडम्पशन डेट होगी, जिस दिन एम्प्लॉय एक्चुअल में रिडीम कराएंगे अपने कूपन्स को, उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आंसर में कि रिडम्पशन डेट जो होगी उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद द लीगल प्रोविजन। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है भैया, इतना इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जब भी हमें एडवांस रिसीव होता है उसी टाइम पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, किसमें पूछ रहे हैं, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देखो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, तो हम 2 चीजें कंपेयर करते हैं कि इनवॉइस हमारा टाइम पे इशू हुआ है या इनवॉइस हमारा लेट इशू हुआ है। इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो इनवॉइस डेट को ही हमारा टाइम सप्लाई मान लेते हैं। इनवॉइस अगर लेट इशू हुआ है तो आइडियली जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उसे आपका टाइम सप्लाई मानते हैं। कहीं पे भी पेमेंट डेट को कंसीडर नहीं करते। तो जब भी आप अंडर फॉरवर्ड चार्ज गुड्स देखते हैं, गुड्स का टाइम सप्लाई देखते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो उस केस में कहीं पे भी पेमेंट डेट को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि एडवांस डेट को पेमेंट डेट माना जाता है और स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। देखो सर्विसेज के केस में तो पेमेंट डेट को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब भी फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स का केस आता है उस केस में आपका एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है। यही पूरी कहानी आपको लिखनी है, एक बार आप इसे रीड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, महक सन्स इज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। कौन सा चार्ज है यहाँ पे? फॉरवर्ड चार्ज है भैया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑन 15th November, महक सन रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सुंदर ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। महक सन गेट द कंसाइनमेंट रेडी ऑन 20th July। कंसाइनमेंट रेडी कब हो गया? 20th July को। इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट वॉज इशूड ऑन 21 July। यहाँ पे लिखते ही रहते हैं, हमारा रेडी हो गया था 20th July को, हमने इनवॉइस इशू कर दिया 21st July को। आगे चलते हैं। सुंदर ट्रेडर्स couldn't collect the consignment immediately. सुंदर ट्रेडर्स collect the consignment from the महक सन्स premises on 30th July to 30th July। अब क्या हुआ यहाँ पे? रिमूवल कब हुई है? रिमूवल हो गई हमारी 30 जुलाई को। ठीक है जी, 30 जुलाई को यहाँ पे रिमूवल हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने जो हमारे गुड्स कलेक्ट किए हैं वो 30th नवंबर को करें, 30th जुलाई को करें, सॉरी। अब देखो यहीं पे रुक जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें टाइम ऑफ सप्लाई किसका देखना है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगेन हम यही देखेंगे इसमें भी कि हमारा इनवॉइस टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है। इनवॉइस टाइम पे इशू होता है तो इनवॉइस डेट को ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। इस केस में हमारा इनवॉइस इशू हुआ है 21 जुलाई को और हमारा रिमूवल हुआ है 30 जुलाई को। हमने पढ़ा था कि जब भी रिमूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो ऑन और बिफोर रिमूवल, जिस दिन भी फैक्ट्री के गेट से रिमूव होंगे गुड्स, रिमूवल से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्या यहाँ पे इनवॉइस टाइम पे इशू है? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे इनवॉइस टाइम पे इशू है। इनवॉइस हमारे 21 जुलाई को इशू हो गया था, जबकि रिमूवल हमारी 30 जुलाई को हुई है। इनवॉइस हमारा टाइम पे इशू है, तो इस केस में जो हमारी इनवॉइस डेट है, जो हमारी इनवॉइस डेट है उसे ही हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इस केस में? 21 जुलाई। अब देखो इंस्टीट्यूट हमारा कितना स्मार्ट है। इंस्टीट्यूट ने ना बच्चों को ये सारी कहानी लिख के दी है। पेमेंट डेट है, बैंक में क्रेडिट किस दिन हुआ है, बुक्स में किस दिन रिकॉर्ड हुआ है, ये सारी कहानी बच्चों को लिख के दी है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं बेचारे? पहले पेमेंट डेट निकालते हैं, फिर इनवॉइस डेट से कंपेयर करने बैठ जाते हैं। नहीं भाई, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपल है, इनवॉइस डेट को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे आपका 21 जुलाई जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये कहानी आप खुद रीड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Know and Grow Publisher, a registered dealer in India, paid an advance of 50,000 to Mr. Ganatra, an author, for copyright covered under Section 13(1)(a) of Copyright Act 1957 of his original literary work on 5th September। देखो मैंने आपको बताया जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी या फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। ठीक है, इस केस में मैं आपको बता दूं ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी, क्योंकि हमने आरसीएम चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी कोई ऑथर ऐसा अपना काम जो उसका ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होता है जिसमें उसने कॉपीराइट ले रखा होता है वो ट्रांसफर करता है पब्लिशर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारा पब्लिशर है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। तो ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी आरसीएम में टैक्सेबल होगी। सेकंड ये क्या है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, क्योंकि जो ऑथर है उसने अपने राइट्स ट्रांसफर किए हैं पब्लिशर को, तो उसे हम सर्विस में क्लासीफाई करेंगे। अब हमें क्या निकालना है इसमें? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हम दो डेट्स कंपेयर करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली डेट आती है आपकी पेमेंट डेट, पेमेंट डेट, और सेकंड आपकी आती है आपकी इनवॉइस डेट प्लस 61 डेज। ठीक है, इनवॉइस डेट से 61 डेज, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हुआ है कि उन्हें 50,000 का एडवांस रिसीव हुआ है। कब रिसीव हुआ है? 5th सितंबर को। आगे चलते हैं, उसके बाद उन्होंने लिखा है इट मेड द बैलेंस पेमेंट ऑफ 1,50,000 ऑन 12th दिसंबर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इफ इनवॉइस इशू ऑन दिस डेट एंड दिस डेट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, इनके पास दो पेमेंट आई है। एक पेमेंट आई है 50,000 की और दूसरी पेमेंट आई है 1,50,000 की। ठीक है, पेमेंट डेट इस केस में आपकी है 5th सितंबर और यहाँ पे है आपकी 12 दिसंबर। तो यहाँ पे आपकी हो गई पेमेंट डेट 5th सितंबर और यहाँ पे आपकी हो गई 12 दिसंबर। ठीक है, ये डेटा हमारे पास रेडी है। हमने पढ़ा दो डेट कंपेयर करेंगे। कौन कौन सी? पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट प्लस 61 डेज। तो पेमेंट डेट तो हमारी फाइनलाइज हो गई, ये डेट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट पहले दे रखी है 6/10 और दूसरे पार्ट में दे रखी है 17 दिसंबर। तो सबसे पहले देखते हैं 6 अक्टूबर की। ठीक है, 6 अक्टूबर प्लस 61 डेज हम करेंगे तो हम पहुंचेंगे नवंबर दिसंबर में। तो 6 दिसंबर, 6
12, तो विच एवर इज अर्लियर, 12 आपका वो 5 सितंबर पहले आएगा या 6 दिसंबर पहले आएगा, तो हमारा पहले आएगा 5 सितंबर। तो इस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई इस वाले में हो जाएगा आपका 5 सितंबर। ठीक है जी। अब आते हैं 1,50,000 के लिए। 1,50,000 में हमारा 12 को हमें पेमेंट रिसीव हुई है। इनवॉइस डेट क्या कंपेयर करेंगे, ये वाली 6/12 को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, 6/12 इज अर्लियर, तो हमारा टाइम सप्लाई क्या हो गया 6/12। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाले में होगा 5, 9 एंड देन 6/12, हमने भी यही निकाला है, 5, 9 एंड 6/12 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारा जो इनवॉइस इशू है वो इशू है 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर। ठीक है जी। इसे रेस कर दें, सेकंड पार्ट को यहाँ पे करते हैं। हमारी फर्स्ट वाली डेट तो सेम ही रहेगी, हमें यही वाली डेट कंपेयर करनी है। कौन कौन सी, 5 सितंबर और 12 दिसंबर, ये दो कंपेयर करनी है पहले तो। और सेकंड हमें देखना है इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट क्या है 17/12, 17/12 प्लस 60 डेज, और 17/12 प्लस 60 डेज। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भैया इसमें ये डेट पहले आ रही है, इसमें भी ये डेट पहले आ रही है, तो 60 डेज प्लस करने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये दोनों डेट जो है 17/12 से ही पहले आ रही है। तो इस केस में हमारा टाइम सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 12, 12। देखते हैं आंसर, हमारा टाइम सप्लाई क्या होगा 5, 9, 12, 12। देखो हुआ क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को हो गई हो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विसेज जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है तो हमें दो डेट कंपेयर करनी होती है, पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट। ठीक है। फर्स्ट केस में हमारे पास देखो, हमारे पास दो पेमेंट डेट है और दो ही इनवॉइस डेट है। पहली पेमेंट डेट हमारे पास है यहाँ पे 5 सितंबर की एंड सेकंड है हमारे पास 12 दिसंबर की। ठीक है। तो हमने 50,000 के लिए हमने ये लिख लिया कि 5 हमारी पेमेंट डेट है और 1,50,000 के लिए 12 दिसंबर हमारी पेमेंट डेट है। ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब सेकंड हमें डेट जो करनी है, फर्स्ट वाले केस में हमारी 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर प्लस 60 डेज को इस डेट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे। उसके बाद सेकंड डेट हमारे पास 17 दिसंबर, 17 दिसंबर प्लस 60 डेज जो आएंगे उसे कंपेयर करेंगे इससे एंड इससे, विच एवर इज अर्लियर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा दोनों केसेस में। आई नो इस केस में कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दो पेमेंट डेट है और दो इनवॉइस डेट है, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, अलग अलग पार्ट्स में करना। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. An order is placed to T and Company Sholapur on 18th August for supply of fabric of the garments. Company delivered the fabric on 4th September and after completion of order it issued the invoice on 15th September. The payment against the same has been received on 30th September. Determine the time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में मैंने आपको कहा है सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज में आ रही है या रिवर्स चार्ज में हुई है। इसमें इन्होंने कुछ गारमेंट्स वगैरह सप्लाई करे हैं और ऐसी कोई भी हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी नहीं थी हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लिस्ट में, तो ये अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही क्लासिफाई होगी। और सप्लाई किसकी है, सप्लाई है हमारे गुड्स की। तो हमें देखना है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमने देखा था अगेन इनवॉइस हमारा टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है। इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, लेकिन अगर इनवॉइस लेट इशू होता है तो उस केस में जिस दिन आइडियली इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। ठीक है जी। इस केस में यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इनवॉइस जो है ना हमारा इशू हुआ है 15 सितंबर को, इनवॉइस इशू है 15 सितंबर को और हमारी डिलीवरी हुई है 4 सितंबर को। मैंने आपको बताया था जब भी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है ऑन और बिफोर रिमूवल आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, मतलब 4 सितंबर या 4 सितंबर से पहले हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा इनवॉइस इशू हुआ कब है, इनवॉइस इशू है 5 सितंबर को, 15 सितंबर को सॉरी। तो इनवॉइस हमारा लेट इशू है। इनवॉइस लेट इशू होता है तो जिस दिन आइडियली इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उसे टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो इस केस में 4 सितंबर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। बहुत ईजी है, इजी पीजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। H&M इंडस्ट्री engage the services of transporter for a goods for a road transportation consignment 20 May 2021. However, the consignment could not be sent immediately on account of strike in the factory and instead signed on 20th July. Invoice were received from the transporter on 20th July and payment received on 25th August. ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, एक H&M इंडस्ट्रीज है, उन्होंने सर्विसेज ली है किसी GTA की, ट्रांसपोर्टर की सर्विस दी है। अब अगेन हमें यही देखना है ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज में आएगी या रिवर्स चार्ज में आएगी। मैंने ये वाला पॉइंट जो है अगर आपको याद हो तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम GTA की सर्विस लेते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट जो होता है वो GTA की सर्विस लेता है तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है। तो इसमें ये वाली ट्रांजेक्शन अंडर RCM टैक्सेबल है।
अगर आपको ये पॉइंट याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक बार आरसीएम की रिवीजन वीडियो देख के आ सकते हैं और टाइम ऑफ सप्लाई की भी रिवीजन वीडियो देख लो, आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। आरसीएम में ही ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगी और ये सर्विसेज की सप्लाई की गई है। सप्लाई किसकी करी गई है? सर्विसेज की। अब हमें क्या देखना है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमें देखना है। तो इसमें हम दो डेट्स कंपेयर करते हैं। फर्स्ट डेट हम देखते हैं कि हमें पेमेंट किस दिन मिली है, या फिर 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। इनवॉइस की डेट में 61 डेज प्लस कर देंगे, विच एवर इज अर्लियर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। पेमेंट डेट यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन है, पेमेंट डेट हमारी है 25 अगस्त, 25 अगस्त। या फिर सेकंड हमारे पास जो इनवॉइस है, इनवॉइस हमारा इशू हुआ है 20 जून को, 20 जून प्लस 60 डेज विच इज हमारा आएगा 20 अगस्त, ठीक है, 61 डेज विच इज 20 अगस्त। तो कौन कौन सी दो डेट कंपेयर करनी है? 20 अगस्त या 25 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर कौन सी है? 20 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा कौन सा हो जाएगा? 20 अगस्त को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 अगस्त विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल था, बहुत इजी पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, from the following information provided by Messrs Sasta Bazaar, determine the time of supply for the particular purpose of payment of GST. First point है, it issue coupons on 20th June worth 2000 redeem against the purchase of specified plastic items. The coupon was redeemed on 31st July. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई देखना होता है कूपन्स का, अगर हमें पता है कि इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली क्या रिडीम किया जा सकता है, तो हमारा जिस दिन इशू किया गया है, इशू डेट को ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। इस केस में यहाँ पे पहले ही पता है कि कोई स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम है, वही उस कूपन के अगेंस्ट आप रिडीम कर सकते हो। तो इस केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो आपका इशू डेट को ही माना जाएगा। इशू डेट हमारी है 20 जून, तो 20 जून जो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। आंसर एक बार देख लेते हैं, 20 जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इफ इट इशूड कूपन्स ऑन 1st 8 फॉर 3000 विच आर रिडीम अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी आइटम्स। देखो, परचेज ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम के अगेंस्ट परचेज कर सकते हैं। तो मतलब आइडियली जब हमने इनवॉइस वो कूपन इशू करा है तो उस टाइम हमें नहीं पता कि इसके अगेंस्ट क्या चीज रिडीम करी जाएगी। तो इस केस में जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो रिडम्पशन डेट को माना जाता है, और रिडम्पशन डेट हमारी है 18/8। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 18/8 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, it receive interest of 10,000 for delay payment of consideration on 11/11 for supply of goods which are originally made on 24/6। ठीक है जी। अगर आपको अपने चैप्टर से याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें कोई इंटरेस्ट, फीस या पेनल्टी रिसीव होती है ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो उसे वैल्यू सप्लाई में ऐड करते हैं, लेकिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई उसका होता है जिस दिन वो अमाउंट हमें एक्चुअल में रिकवर हो जाता है, एक्चुअल में हमें रिसीव हो जाता है, उसे हमारा टाइम सप्लाई माना जाता है। तो इसे हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हुआ है 11/11 को, 11 नवंबर को रिसीव हुआ है, तो इसे ही हमारा टाइम सप्लाई माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा 11 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, determine the time of supply in the following cases assuming that GST is payable under reverse charge mechanism। ठीक है जी। और किसका निकालना है? गुड्स का। हमें क्या देखना है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालना होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो हम 3 डेट्स कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हुए, या फिर हमने पेमेंट कर दी, या फिर 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर को हमारा टाइम सप्लाई माना जाता है। कौन कौन सी डेट? या तो जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हो गए, या हमने पेमेंट कर दी, या थर्ड डेट होती है जिस दिन 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट प्लस 31 डे विच एवर इज अर्लियर को हमारा टाइम सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कौन कौन सी डेट दे रखी है। सबसे पहले इन्होंने हमें जो डेट दी है वो है हमारी गुड्स रिसिप्ट डेट, मतलब ये फर्स्ट वाली। सेकेंड इन्होंने हमें दे रखी है पेमेंट डेट ये वाली। और थर्ड यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है कि इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस डेट दे रखी है। अब देखो, ये दोनों डेट तो ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम और बना देते हैं, उसमें क्या करते हैं, इनवॉइस डेट प्लस 31 डेज कर देते हैं, और तीनों को इजीली कंपेयर करते चले जाएंगे। इन तीनों में जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा उसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसमें अगर हम 31 डेज प्लस करेंगे तो आएगा 30 जुलाई, यहाँ पे भी 30 जुलाई आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 जुलाई, और ये भी आपका 30 जुलाई ही आएगा, ये भी 30 जुलाई। ठीक है, अब ये वाली डेट
और ये वाली डेट और ये वाली डेट, इन तीन डेट्स को कंपेयर करते हैं, पता लग जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इस वाली को इग्नोर कर देते हैं, इसे हम भूल जाएंगे। फर्स्ट केस में 1 जुलाई, 10 अगस्त या फिर हमारे 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर। 1 जुलाई इज अर्लियर, तो 1 जुलाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, साथ साथ आंसर मैच करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई 1 जुलाई हो गया। सेकंड केस 1 जुलाई, 25 जून, 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा सबसे पहले आ रहा है, 25 जून सबसे पहले आ रहा है, तो 25 जून हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। सेकंड केस, थर्ड केस देखते हैं, 1 जुलाई, 30 जुलाई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डेट दे रखी है, क्या दे रखी है, एक तो है पार्ट पेमेंट रिसीव ऑन 30 जून एंड पार्ट ऑन 20 जुलाई, यहाँ पे दो पेमेंट डेट है, पहली है 30 जून और दूसरी है 20 जुलाई, दोनों कंपेयर करते हैं। पहले हम देखते हैं 30 जून वाली। 30 जून वाले में 1 जुलाई, 30 जून या 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, कौन सी सबसे पहले आएगी, सबसे पहले 30 जून आ रही है, तो 30 जून हमारी टाइम सप्लाई होनी चाहिए, तो 30 जून हमारी टाइम सप्लाई हो गई। सेकंड वाले के लिए 1 जुलाई, 20 जुलाई या 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सी है, 1 जुलाई हमारे सबसे पहले आ रहा है, तो 1 जुलाई विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई, तो 1 जुलाई हमारा टाइम सप्लाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में 1 जुलाई, 2 जुलाई, और यहाँ पे है पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक ऑन 28 एंड बैंक में क्रेडिट हुआ है 30 नवंबर। अगर आपको याद हो तो इन दोनों डेट्स को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज अर्लियर आता है उसे पेमेंट डेट माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बुक्स में तो एंटर करी गई है 28 जून को, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में जो डेबिट हुआ है वो हुआ है 30 जून को, तो विच एवर इज अर्लियर को आपका पेमेंट डेट माना जाता है, तो इस केस में पेमेंट डेट आपका माना जाएगा 28 जून को। तो अब तीन डेट कौन कौन सी कंपेयर करनी है, 5 जुलाई, 28 जून या 2 जुलाई, सबसे पहले कौन सी आ रही है, 28 जून सबसे पहले आ रही है, तो 28 जून हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 जुलाई, 30 जुलाई, और यहाँ पे हमारा क्या है, 30 जून और 26 जून। हमारी जो बुक्स में एंट्री हुई है वो ये 30 जून को, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया था 26 जून को, तो 26 जून पहले आ रहा है, तो तीन डेट्स कंपेयर करते हैं, 1 जुलाई, 26 जून, 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, कौन सी अर्लियर है, 26 जून, तो 26 जून को हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। लास्ट हमारे पास है 1 अगस्त, 10 अगस्त या 30 जुलाई, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को हमारा टाइम सप्लाई मान लेंगे। देखो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कितना इजी था, हमने सीधे यहाँ पे 31 डेज प्लस किए और इन तीनों डेट्स को इजीली कंपेयर कर लिया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये रूल याद होना चाहिए कि ये तीन डेट्स कंपेयर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है जी, सर्विसेज का देखना है, अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें अगर आपको याद हो, हम दो डेट्स कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट डेट, ठीक है, या फिर 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। इनवॉइस की जो डेट है उसमें 61 डेज प्लस कर लेते हैं। इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। इजी बात है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दे क्या रखी है, सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है कि पेमेंट डेट क्या है, पेमेंट डेट हमें चाहिए, ये वाली डेट हमारी सॉर्ट हो गई। सेकंड इन्होंने हमें इनवॉइस डेट दे रखी है, यहाँ पे हम एक बना सकते हैं 61st डे। 61st डे का कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम इस डेट पे 61 डेज प्लस करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आइडियली आना चाहिए 29 अगस्त। ये 29 अगस्त, ये 1 अगस्त, 29 अगस्त, 1 अगस्त, 29 अगस्त। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये वाली डेट और ये वाली डेट हमें कंपेयर करनी है और इस डेट को हम भूल जाएंगे। ठीक है, ये दो डेट कंपेयर करते हैं, विच एवर इज अर्लियर हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में 10 अगस्त, 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, 10 अगस्त इज अर्लियर, 10 अगस्त टाइम सप्लाई हो गया। सेकंड में 10 अगस्त, 1 अगस्त, 1 अगस्त से पहले आएगा तो 1 अगस्त हमारा टाइम सप्लाई हो गया। सेकंड थर्ड केस में पार्ट पेमेंट रिसीव ऑन 30 जून एंड पार्ट ऑन 1 सितंबर, दो बार पेमेंट रिसीव हुई है। तो फर्स्ट वाले केस में 30 जून और 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, 30 जून इज अर्लियर, तो 30 जून हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। और सेकंड पार्ट के लिए 1 सितंबर और 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, तो 29 अगस्त इज अर्लियर, तो 29 अगस्त को हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखा 29 अगस्त को हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है यहाँ पे कि पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑन 28 जून और हमारे बैंक अकाउंट में जो डेबिट हुई है वो ये 30 जून को। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि पेमेंट डेट को इन दोनों के अर्लियर माना जाता है, विच एवर इज अर्लियर को हमारा पेमेंट डेट माना जाता है। कौन कौन सी डेट को, या तो हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया हो पैसा या हमारे बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, विच एवर इज अर्लियर को हमारा पेमेंट डेट माना जाता है। इस केस में एक डेट है 30 जून, एक है हमारी 28 जून, तो 28 जून पहले आ रही है, तो 28 जून को हमारा पेमेंट डेट माना जाएगा। उसे कंपेयर करेंगे 1 अगस्त से। इन दोनों में अर्लियर क्या है, 28 जून इज अर्लियर, तो 28 जून को ही हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, बुक्स में तो एंट्री हुई है 30 जून को, लेकिन बैंक से जो पेमेंट डेबिट हो गई वो हो गई 26 जून। तो किससे कंपेयर करेंगे, 26 जून और 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। 26 अगस्त इज अर्लियर, तो 26 जून इज अर्लियर, तो उसे हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको लॉजिक पता है तो आप इजीली कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
Question number 12. Kabira Industries engaged the service of a transporter for road transport of consignment on 17 June and made the advance payment for the transporter on the same day, that is 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on account of strike in the factory and instead was sent on 20th July. Invoice was received फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई. ठीक है, इनवॉइस कब रिसीव हुआ है यहाँ पे और पेमेंट हमारी हुई है यहाँ पे. ठीक है, अब आपको अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल चैप्टर याद हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो ट्रांजेक्शन है वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी, क्योंकि कबीरा इंडस्ट्रीज ने सर्विसेज ली हैं जीटीए की. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है, ये वाली ट्रांजेक्शन आरसीएम में टैक्सेबल होगी और ये सप्लाई है सर्विसेज की. तो जब भी आरसीएम में कोई सर्विसेज होता है तो उसमें उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, हम दो डेट्स को कंपेयर करते हैं, पेमेंट डेट या 61st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. पेमेंट डेट है हमारे पास 17 जून की और इनवॉइस डेट है 22 जून की, इन जुलाई की, सॉरी 22 जुलाई में 61 डेज ऐड करने हैं और 17 जून विच एवर इज अर्लियर. तो क्लियरली पता लग रहा है 17 जून इज अर्लियर. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा हो जाएगा 17 जून. इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 13. Raju Private Limited received the order and advance payment on 5th January for carrying out architectural design job. It delivered the design on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at that time and it is issued much later after expiry of prescribed time for the invoice. What is the time of supply of services? अब देखो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होगी और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो है सर्विसेज सप्लाई की गई है और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो इनवॉइस है बहुत लेट इशू है. इनवॉइस डेट तो इन्होंने मेंशन ही नहीं करी, तो इनवॉइस जो है हमारा लेट इशू है. तो जब भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसमें हम देखते हैं इनवॉइस टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है. यहाँ पे इनवॉइस लेट इशू है. तो इनवॉइस अगर लेट इशू होता है तो हम दो डेट्स को कंपेयर करते हैं. कौन कौन सी, या तो हमारी पेमेंट डेट या फिर हमारी सर्विस कंप्लीशन डेट. जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई वो वाली डेट या पेमेंट से डेट विच एवर इज अर्लियर को कंपेयर किया जाता है. यहाँ पे हमारी सर्विसेज कंप्लीट हुई है 23rd अप्रैल को, लेकिन पेमेंट हमें रिसीव हो गई थी 5th जनवरी को. तो विच एवर इज अर्लियर, तो 5th जनवरी हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. 5th जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन्वेस्टिगेशन शोज दैट 150 कार्टन्स were dispatched on 2nd August but no invoice was raised and the particular dispatch of the cartons were not entered in the account. There is no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of 150 cartons? ये क्या कह रहे हैं कि ना एविडेंस शो करते हैं कि जो 150 कार्टन्स है ना वो डिस्पैच किए गए थे 2nd अगस्त को. उसके अलावा ना ही वो बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं और ना ही उनके अगेंस्ट कोई पेमेंट रिसीव हुई है. तो इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे कार्टन्स होते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबिलिटी आएगी. तो हमें क्या देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉर गुड्स. ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इनवॉइस टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है. इन्होंने तो इनवॉइस इशू ही नहीं करा है तो हम मानेंगे इनवॉइस लेट इशू है. जब भी इनवॉइस लेट इशू होता है तो हमारा टाइम सप्लाई क्या हो जाता है, वो वाली डेट जिस दिन आइडियली इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था. अब यहाँ पे जो है 2nd अगस्त को डिस्पैच किया गया था, मतलब रिमूवल किया गया था. तो हमारे अकॉर्डिंग 2nd अगस्त तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था. तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 2nd अगस्त. सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 2nd अगस्त को ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15. An order is placed on Ram and Company on 18th August for supply of consignment of customized shoes. Ram and Company get the consignment ready and inform the customer and issue the invoice on 2nd December. The customer collect the consignment from the premises of the Ram and Company on 7th December and electronically transfer the payment on the same date. अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा इन्वॉइस इशू हुआ है वो हुआ है 2nd दिसंबर को और जो हमारा रिमूवल हुआ है वो हुआ है 7th दिसंबर को. ठीक है जी, हमें क्या देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई देखना है गुड्स का अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. हम क्या देखते हैं कि इनवॉइस टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है. इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, इनवॉइस ऑन और बिफोर रिमूवल हो जाना चाहिए. रिमूवल हुआ है हमारा 7 दिसंबर को, इनवॉइस इशू है 2nd दिसंबर को. तो मतलब रिमूवल से पहले हमारा इनवॉइस इशू हो गया, इसका मतलब हमारा इनवॉइस टाइम पे इशू है. तो जब भी हमारा इनवॉइस टाइम पे इशू होता है तो इनवॉइस डेट को ही हमारा टाइम सप्लाई मान लेते हैं. तो इस केस में जो 2nd दिसंबर है उसे ही हमारा टाइम सप्लाई मान लेंगे. पेमेंट डेट वगैरह कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो 2nd दिसंबर हमारा टाइम सप्लाई हो गया, बहुत ईजी था. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16. A firm of advocate issue the invoice of services to ABC Limited on 17 February. The payment is contested by ABC Limited on the ground that account of negligence of the firm. The dispute drag on and the final payment is made on 3rd November. Identify the time of supply. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, इनवॉइस इशू हुआ है 17
फरवरी को, लेकिन पेमेंट हुई है 3 नवंबर को, बहुत लेट जाके पेमेंट हुई है। अगर आपको याद हो तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है वो आरसीएम में टैक्सेबल होती है, जिसमें कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट या कोई एडवोकेट सर्विस देते हैं बिजनेस एंटिटी को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाइबिलिटी आती है बिजनेस एंटिटी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होगी। और सप्लाई किसकी है, सप्लाई है सर्विसेज की। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज की सप्लाई, मैं आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ऐसे, कि दो डेट्स कंपेयर करते हैं, पेमेंट डेट या फिर इनवॉइस डेट प्लस 61 डेज विच एवर इज अर्लियर। अब इनवॉइस डेट है हमारी 17 फरवरी में हम प्लस करेंगे 61 डेज, ठीक है। और पेमेंट डेट हमारी क्या है, 3 नवंबर, यहाँ पे आ गया 3 नवंबर। ये वाला आई गेस आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए 19 अप्रैल। एक बार चेक कर लेते हैं, 19 अप्रैल, यस ये आएगा 19। तो 19 अप्रैल या 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो 19 अप्रैल हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली ट्रांजेक्शन जो है आरसीएम में टैक्सेबल होगी, तभी आप इसे सही कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे गलत करके आ जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, Messrs XYZ Company, a firm of chartered accountants, issue invoices of services rendered to Mr. A on 7 September. Invoice date क्या है हमारे 7 September, ठीक है जी। Determine the time of supply. फर्स्ट केस में लिखा है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 1 अगस्त को ये एंड पेमेंट रिसीव्ड ऑन 28 अगस्त। देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या देखना है, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का देखना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो इसमें अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवॉइस हमारा टाइम पे इशू हुआ है या इनवॉइस हमारा लेट इशू हुआ है। इनवॉइस अगर हमारा टाइम पे इशू हो जाता है तो इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर को टाइम सप्लाई माना जाता है। इनवॉइस अगर लेट इशू होता है तो जिस दिन भी सर्विस कंप्लीट होती है, कंप्लीशन डेट या फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर को टाइम सप्लाई मानते हैं। ये सिंपल रूल है हमारा, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। और इनवॉइस इशू कब तक हो जाना चाहिए ये भी देख लेते हैं। इनवॉइस जो है गवर्नमेंट कहती है जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट होती है ना, उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर इशू हो जाएगा तो मानेंगे टाइम पे इशू हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा इनवॉइस इशू है 7 सितंबर को, सर्विसेज कंप्लीट हुई थी 1 अगस्त को, सर्विस कंप्लीट हुई थी 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त के 30 डेज मतलब 30 अगस्त तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। लेकिन इनवॉइस इशू कब हुआ है, इनवॉइस 7 सितंबर को इशू हुआ है। इसका मतलब हमारा इनवॉइस लेट इशू हुआ है। और इनवॉइस अगर हमारा लेट इशू होता है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर को कंपेयर करते हैं, तो हमारा क्या है, यहाँ पे सर्विस कंप्लीट हुई है 1 अगस्त को और हमारा जो पेमेंट रिसीव हुई है वो ये 28 सितंबर को। तो अर्लियर क्या है, 1 अगस्त इज अर्लियर, तो 1 अगस्त को हमारा टाइम सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं सेकंड में हमारी सर्विसेज कंप्लीट हुई है 14 अगस्त को और हमारा जो पेमेंट रिसीव हुई है वो ये 28 सितंबर को। हमारी सर्विसेज कंप्लीट हुई है 14 अगस्त को, तो मतलब देखा जाए तो आइडियली जो हमारा 13 सितंबर है, 13 सितंबर तक हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस हमारा इशू है 7 अगस्त को, मतलब टाइम पे इनवॉइस इशू हो गया। इनवॉइस अगर टाइम पे इशू होता है तो इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर हमारा टाइम सप्लाई होता है। तो इनवॉइस डेट है 7 अगस्त, पेमेंट डेट है हमारी 28 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, 7 सितंबर इज अर्लियर, तो 7 सितंबर को हमारा टाइम सप्लाई माना जाएगा। थर्ड केस देखते हैं, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 3 अगस्त, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ सर्विस आर रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। अभी ये क्या कह रहे हैं कि भैया अभी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब ये जो कंप्लीशन वाली डेट है ये सर्विस अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब अभी हमारे ऊपर इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी भी नहीं आई है, लेकिन हमने इनवॉइस फिर भी इशू कर दिया 7 अगस्त को और पेमेंट हमने कर दी है 3 अगस्त को। तो इस केस में माना जाएगा इनवॉइस टाइम पे इशू है, क्योंकि सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज तक आप इनवॉइस इशू कर सकते थे। सर्विस अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, उससे पहले ही आपने इनवॉइस दे दिया, तो इसका मतलब इनवॉइस टाइम पे इशू है। इनवॉइस टाइम पे इशू होता है तो उस केस में टाइम सप्लाई क्या माना जाता है, इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस हमारा 7 सितंबर का और हमारी पेमेंट है 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को हमारा टाइम सप्लाई माना जाएगा विच एवर इज अर्लियर वाले को। लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 15 सितंबर, ठीक है, और सर्विसेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पहले वाला केस ही है, लेकिन पेमेंट डेट हमारी 15 सितंबर है, तो दो डेट कंपेयर करनी है, 7 सितंबर या 15 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। 7 सितंबर हमारा अर्लियर है, तो 7 सितंबर को हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। 7 सितंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर आपने इस फॉर्मेट में ये बना लिया ना रफ में, वहां पे एग्जाम में भैया बहुत ईजी हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में आप इजीली सारे आंसर सही कर दोगे, ठीक है। 4 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो आपके एक एक नंबर चारों पार्ट्स के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, Messrs Pranav Associate, a partnership firm, provided recovery agent to Newton Limited, a non-banking financial company, a registered supplier, on 15th January. Invoice for the same was issued on 7th February. Payment made on 18th April.
एंड डेबिट पेमेंट डेबिटेड ऑन 20th अप्रैल। ठीक है जी। अगर आपको आरसीएम चैप्टर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट अपनी सर्विसेज देता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक या एनबीएफसी को, तो उस केस में बैंक और एनबीएफसी गवर्नमेंट को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करते हैं। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी, क्योंकि जो हमारे प्रणव एसोसिएट है वो रिकवरी एजेंट है और उन्होंने सर्विस दी है किसको, एनबीएफसी को। तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एनबीएफसी के ऊपर लायबिलिटी आती है जीएसटी पे करने की, और ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विसेज का। देखो ये वाला पॉइंट तो हमारा बहुत बार आ चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम दो डेट्स को कंपेयर करते हैं, पेमेंट डेट को और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। ठीक है, पेमेंट डेट हमारी यहाँ पे लिखी हुई है क्लियरली 18 अप्रैल और 20 अप्रैल विचएवर इज अर्लियर को पेमेंट डेट मानेंगे। तो 18 अप्रैल हमारी पेमेंट डेट है और यहाँ पे हमारी 7 फरवरी हमारी इनवॉइस डेट है। तो 61 डेज प्लस 7 फरवरी आपका आ जाएगा आई गेस 9th अप्रैल। एक बार चेक कर लेते हैं, आई गेस 9th अप्रैल ही आना चाहिए, अब 9th अप्रैल आएगा। तो इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे कौन सी थी 18th अप्रैल, 18th अप्रैल और 9th अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, 9th अप्रैल इज अर्लियर, तो 9th अप्रैल को हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाएगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर भी हमारा यही है, 9th अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर एक्स सप्लाई गुड्स ऑफ 50,000 टू हिज कस्टमर मिस दियाना ऑन 1st January on the condition that the payment for the same will be made within a week. However, Miss Diana made the payment for the said goods on 2nd February and thus the paid the interest of 2000। ठीक है जी, हमने पढ़ा था कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होता है उसे वैल्यू सप्लाई में ऐड करते हैं, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो डेट जिस दिन वो पैसा रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे 2nd फरवरी को वो अमाउंट रिकवर हुआ है 2000 का, तो 2nd फरवरी को ही हमारा टाइम सप्लाई माना जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2nd फरवरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, on 4th September 2017, V.R. Mehman, a famous music composer, received 3 crore for a consideration from Jilmil Music Company for the sale of copyright of a original music work. पेमेंट रिसीव डेट क्या है, पेमेंट रिसीव हुई है भैया 4 सितंबर को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। He finished his work and made the CD available to the music company on 20th July and raised the invoice on 24th July. What will be the time of supply? Note the above transaction is taxable under reverse charge mechanism. ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आरसीएम में टैक्सेबल होती है। अगर ये नहीं भी मेंशन करते तब भी हमें पता था। ठीक है जी, अब हमें क्या देखना है, अगेन टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, किसका, सर्विसेज का, अंडर आरसीएम। भाई अब बहुत बार क्वेश्चन आ गया, दो डेट कंपेयर करी जाती हैं, पेमेंट डेट या फिर 61 डे फ्रॉम इनवॉइस डेट। ठीक है, पेमेंट डेट हमारी क्या है, पेमेंट रिसिप्ट डेट हमारे पास है 4 सितंबर, और सेकेंड डेट कौन सी है, इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट कौन सी है हमारी, 24th जुलाई प्लस 61 करेंगे तो आई गेस 23rd सितंबर आएगा। तो 4 सितंबर और 23rd सितंबर विच एवर इज अर्लियर, 4 सितंबर इज अर्लियर, तो 4 सितंबर हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो किसी काम का नहीं है, आप लोग एक बार रीड कर लेना। गुप्ता एंड सन गेट द कंसाइनमेंट रेडी बाय 2nd December and inform the Mohini about the same. The invoice for the consignment was issued on 3rd December. Invoice कब issue हुआ है, 3rd December को। ठीक है जी, due to some reason Mohini could not collect the consignment immediately, so she collected the consignment from the premises on 18th December. ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो गुप्ता एंड सन्स है ना, उन्होंने कुछ गुड्स सप्लाई करने थे मोहिनी को, और मोहिनी ने जो रिमूवल कराई है, उन गुड्स की रिमूवल हुई है वो हुई है 18 दिसंबर को। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन चार्जेबल होती है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि देखो सप्लाई ऑफ कुछ रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह की सप्लाई है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह की सप्लाई है, तो उस केस में हमें ऐसी कोई भी चीज हमने पढ़ी नहीं थी कि आरसीएम में टैक्सेबल होती है, तो फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। और किसकी सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनवॉइस टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है। देखो यहाँ पे रिमूवल हुई है 18 दिसंबर को और इनवॉइस इशू हो गया 3rd दिसंबर को, मतलब हमारा इनवॉइस जो है टाइम पे इशू हो गया, बिफोर रिमूवल ही हमारा इनवॉइस इशू हो चुका है। तो 3rd दिसंबर को हमारा इनवॉइस इशू हो गया है। इनवॉइस टाइम पे इशू हो जाता है तो हमारे इनवॉइस डेट को ही हमारा टाइम सप्लाई मान लिया जाता है। तो इस केस में हमारा जो 3rd दिसंबर है उसे ही हमारा टाइम सप्लाई पर कर देंगे। इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो किसी काम का नहीं है, ये जो पेमेंट की डिटेल्स दे रखी है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है इनवॉइस टाइम पे इशू है या इनवॉइस लेट इशू है। तो इस केस में इनवॉइस टाइम पे इशू है तो 3rd दिसंबर हमारा टाइम सप्लाई हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी क्यों है,
क्योंकि हमें इससे पता लगता है कि हमारे ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब आती है, कब हमें एक्चुअल में जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, हमारे ऊपर कब जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आ गई है। तो ये पैराग्राफ वही लिखा हुआ है, इसे आप एक बार रीड कर लेंगे, इजी इजी सा एग्जाम, वो इजी सा पैराग्राफ है। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं बहुत क्विकली, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए कि उनका पॉइंट क्या, उनमें क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है इसके जो टॉपिक्स हैं वो रिकॉल हो रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं आ रहे थे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो भी है जिसमें मैंने 14 मिनट्स में सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करा दिए हैं। तो एक बार आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। ये जो टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन वीडियो है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नाउ विद दिस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।